आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो स्टोरी हम लोगों ने शुरू की थी, द स्मॉल वुमेन, ग्लैडिस एलवर्ट। उसकी स्टोरी के कुछ हिस्से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्लियर किए थे, पढ़े थे, और बाकी बचे हुए हिस्से आज हम लोग सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। टुडे इट कंटिन्यूज फ्रॉम दे वर फार फ्रॉम एनी विलेज when the next night caught them। अगले दिन सफ़र करते हुए जहाँ रात हुई वहाँ वे लोग ऐसी जगह पे थे जहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा विलेज नहीं था, यानी चलते हुए रास्ते में रात हो गई। दे हडल टुगेदर, वे सबके लोग सबके सब इकट्ठे हो गए। इन द शेल्टर ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रॉक्स आउट ऑफ द विंड, वे सबके सब इकट्ठे हुए चलने वाली तेज हवा से अपना बचाव करने के लिए। वे लोग एक रॉक से बना हुआ, चट्टानों से बना हुआ सेमी सर्किल का मतलब होता है हाफ सर्किल जैसा अरेंज किया हुआ था, बहुत सारा चट्टान। उन्हीं के पीछे वे लोग शेल्टर लेकर के छुप गए रात बिताने के लिए। इन द नाइट देयर वॉज ए हेवी मिस्ट, लेकिन उस रात में संजोग से काफ़ी सारी छोटी छोटी महीन बर्फ की बूंदों की बारिश हुई। एंड द चिल्ड्रन क्रेप्ट अंडर देयर वेट क्विल्ट्स, और उससे बचने के लिए जितने भी बच्चे थे वो अपने अपने गीले रजाइयों के अंदर घुस गए। एंड नेक्स्ट डे दे स्टीम्ड एंड ड्राइड आउट व्हेन द सन रोज, और अगले दिन सुबह जब धूप निकला तो उन लोगों ने अपने आप को थोड़ा गर्म किया और साथ ही साथ अपने बदन को सुखाया। That afternoon they met a man on a mule traveling in the same direction as them। अगले दिन के सफर में उन्हें एक आदमी मिला जो कि अपने म्यूल एक तरह का जानवर होता है, वो बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। तो उन बर्फीले इलाकों में एक आदमी म्यूल पर बैठ करके जा रहा था और उसी डायरेक्शन में जा रहा था जिस डायरेक्शन में ग्लैडिस एलवर्ट और बाकी सारे बच्चे जा रहे थे। If they would come to his village, he said, he would be glad to find them shelter for the night। उस आदमी ने कहा कि अगर आप लोग चलते हुए हमारे गांव तक पहुंच गए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर मैं आप लोगों को रात भर रहने का इंतजाम कर दूं। यानी उसने खुद ही, उस आदमी ने, उस दयालु व्यक्ति ने खुद ही ये इच्छा जाहिर की, ख्वाहिश बताई कि अगर आप लोग उसके गांव में आएंगे तो फिर आज रात में रात बिताने की जगह की व्यवस्था वो कर देगा। शी एक्सेप्टेड हिज ऑफर ग्रेटफुली, काफी ग्रेटफुली ग्लैडिस ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इन हिज कोर्टयार्ड द चिल्ड्रन स्प्रेड देमसेल्व्स आउट एंड स्कूप्ड कुक्ड मिलेट आउट ऑफ देयर बॉल्स अंटिल देयर बेलीज वर फुल। उस दिन जहां वो लोग रुके थे उस आदमी के पास, उसके आंगन में बच्चे इधर उधर फैलकर खेलने लगे। एंड स्कूप्ड कुक्ड मिलेट आउट ऑफ देयर बॉल्स अंटिल देयर बेलीज वर फुल, और एक एक दाना चुन चुन करके जो खाने के लिए उस दिन उन्हें मिलेट्स मिले थे, एक एक दाना चुन करके और अपने अपने पेट उन्होंने भरे। देन ड्रैंक कप फुल आफ्टर कप फुल ऑफ द हॉट ट्विग टी। उस आदमी ने उन बच्चों के पीने के लिए गर्मा गर्म ट्विग टी प्रोवाइड किया, और चाय मिलते ही वे सारे बच्चे एक कप, फिर दूसरा कप, फिर तीसरा कप, जब तक कि उनका मन पूरी तरह से नहीं भर गया, कई कप ट्विग टी वे लोग पीते रहे। दे स्टिल थॉट इट वॉज ऑल ए वंडरफुल एडवेंचर। उस जगह पे उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई बहुत ही शानदार एडवेंचर है, उन्हें बहुत मजा आ रहा था। हाउ मेनी डेज विल इट टेक अस टू रीच द येलो रिवर एवरी डे, आस्क्ड सुल्तान डिफिडेंटली। वहां पे दिन ठहरने के दौरान एक छोटा सा लड़का था सुल्तान, उसने बड़े आग्रह पूर्वक पूछा कि आए डे, उनकी भाषा में वे अपने यानी अपने मदर फिगर को कहते हैं काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ।
तो एक छोटा सा बच्चा पूछ रहा था ग्लैडिस से कि हम लोगों को कितने दिन और लगेंगे, इस तरह से कितने दिन और सफ़र करना पड़ेगा, तब हम लोग येलो रिवर के पास पहुंचेंगे। ऑल्दो ग्लैडिस हैज नेवर बीन टू द येलो रिवर, शी न्यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन विदाउट एनी ट्रबल। ग्लैडिस हालांकि पहले कभी भी येलो रिवर तक गई नहीं थी, लेकिन क्या जवाब देना है ये उसे अच्छी तरह से मालूम था। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, द म्यूलेटियर्स ऑन द नॉर्मल ट्रैक यूज्ड टू टेक 5 days, वी आर गोइंग राइट थ्रू द माउंटेन्स अबाउट 12 आई वुड से। तो उस बच्चे को समझाते हुए ग्लैडिस ने कहा कि देखो, जब म्यूल पे बैठ करके, म्यूल देखो घोड़े जैसा एक एनिमल होता है, तो जब म्यूल पे बैठ के कोई आदमी सफर करेगा नॉर्मल ट्रैक से, सीधे साधे रास्तों से, तो उसे लगभग जाने में 5 दिन का समय लगेगा। लेकिन हम लोग पथरीले रास्तों से चल रहे हैं, माउंटेन पे चढ़ते उतरते हुए, पर्वतों के रास्ते से जा रहे हैं, ऊंचे नीचे पर्वतों के रास्ते से, तो शायद हम लोगों को 12 दिन लगेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। आई वुड से मीन्स जैसा कि मेरा अंदाजा है। And we shan't see a single Japanese soldier the whole way, asked Ninepence। और नाइनपेंस नाम के उस टीम के एक मेंबर ने कहा कि और इस बीच हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी जापानीज सोल्जर के नज़र में ना आए। अगर जापानीज सोल्जर्स के निगाह में हम लोग आ गए, उसकी नज़र में आ गए, तो हम लोगों के लिए परेशानियां हो सकती हैं। आई होप नॉट, सी आंसर्ड। ग्लैडिस ने कहा, चिंता की बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा, जापानीज सोल्जर हमें इस रास्ते पे नहीं मिलेंगे। सी लुक्ड एट द टू गर्ल्स एज दे चैटेड। दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी। कौन कौन थी? एक सुल्तान और एक नाइनपेंस। वे दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी। दे वर बोथ एक्सक्विजिट लिटिल क्रिएचर्स विथ क्लियर पेल स्किन्स एंड ब्लू ब्लैक शाइनिंग हेयर। वे दोनों छोटी छोटी लड़कियां, बहुत ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया उसके लुक को, यानी उनके जो स्किन्स थे वो पीले कलर के थे। उस चीन के उस हिस्से में रहने वाले जो होते हैं उनके स्किन का कलर ऐसा ही होता है, पेल येलो स्किन होता है, राइट। ब्लू ब्लैक शाइनिंग हेयर, उनके जो बाल थे वो ब्लू ब्लैक चमकीले बाल थे। इवन इन देयर डस्टी पैडेड कोट्स देयर प्रेटीनेस वाज स्टिल अनइम्पेयर्ड। हालांकि उनके कपड़े, उनके कोट धूल से भर गए थे, काफ़ी गंदे हो गए थे, लेकिन फिर भी उससे उन दोनों लड़कियों की मासूमियत और खूबसूरती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो ऐसे ही मासूम और ब्यूटीफुल दिख रही थी। She thought wistfully how beautiful they would look in the ceremonial robes of China। और आपको शुरुआत में मैंने बताया था, ग्लैडिस ने डिसाइड किया था कि वो मिशनरी बनेगी, और उसने ये भी सोचा था कि ये जो दोनों लड़कियां हैं उसे भी वो अपने मिशनरी वर्क में शामिल करेगी। तो वो कल्पना कर रही थी, इमेजिन कर रही थी कि ये दोनों खूबसूरत ब्यूटीफुल सी ये जो दोनों लड़कियां हैं वो सेरेमोनियल रोब्स ऑफ चाइना, यानी जिस तरह के कपड़े मिशनरी पहनते हैं वैसे कपड़े पहन के चाइना में कितनी अच्छी लगेंगी। वंडरिंग इफ दे वुड एवर नो सच लग्जरी। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि पता नहीं सफ़र कंप्लीट भी होगा या नहीं, और पता नहीं इस तरह की आराम की ज़िंदगी उन्हें फिर मिल भी सकेगी कि नहीं। एक तरफ अच्छी कल्पनाएं भी कर रही थी और दूसरी तरफ अपनी कल्पनाओं पे ग्लैडिस को संदेह भी था। She felt she felt an unreasoning anger at the stupidity of all men that they should be the cause of this order। अब ये सारा कुछ सोचते हुए कि पता नहीं इनकी तकलीफ़ों का अंत होगा भी कि नहीं, कभी इन्हें आराम की ज़िंदगी मिलेगी कि नहीं, ये सब कुछ सोचते हुए ग्लैडिस अपने बारे में नहीं सोच रही थी। ग्लैडिस सोच रही थी उन दोनों लड़कियों के बारे में और बाकी बच्चों के बारे में कि पता नहीं उन्हें आराम की ज़िंदगी मिलेगी या नहीं, या फिर इस कठिन सफ़र से गुजरने के बाद उनकी जान बची भी रहेगी या नहीं। ये सारे पेशो पेश में वो परेशान थी और उसे ये सब सोचते हुए काफ़ी गुस्सा आ रहा था सभी इंसानों के मूर्खों वाले बिहेवियर पे। कौन से मूर्खों वाले बिहेवियर थे?
वो जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहे थे, आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसे ग्लैडिस की नज़रों से देखें तो स्टुपिडिटी के अलावा कुछ भी नहीं था, मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं था। और ग्लैडिस काफ़ी गुस्से में थी, काफ़ी गुस्सा महसूस कर रही थी कि इन्हीं कुछ लोगों की वजह से इतनी अफरा तफरी और इतनी सारी परेशानियां हर जगह फैली हैं। द नेक्स्ट 2 nights वर स्पेंट इन द ओपन। अगली 2 रात उन्हें फिर से ओपन स्पेस में बिताना पड़ा। Two of the older boys, Teh and Lian, had obtained a pot of whitewash from a village along the way, and they went on ahead, daubing a splash of white onto the rocks to mark the trail across the mountains. रास्ते में जो दो बड़े लड़के थे, तेह और लियान, उन लोगों ने एक गांव से जाकर के और थोड़ा और चूना पानी घोल ले लिया था। पानी में जो चूने को घोल करके और वाइट कलर का वाइट वॉश करने के लिए लिक्विड बनाया जाता है, वैसा थोड़ा वाइट वॉश बना लिया था। एंड दे वेंट ऑन अहेड डॉबिंग, और वे लोग पूरे रास्ते में उससे, यानी वो जो ब्रश होता है वाइट वॉश करने वाला, उससे इस तरह से छींटे मार मार करके और वो जो पथरीले रास्ते थे उन पे निशान बनाते जा रहे थे, जिसमें कि माउंटेन्स में अगर वो रास्ता भटक जाए तो उन निशानों के सहारे वो किसी पुरानी जगह पे लौट पाए। समटाइम्स दे वुड राइट ए टेक्स्ट अक्रॉस अ रॉक। कभी कभी वे लोग किसी चट्टान के टुकड़े पर, किसी रॉक के ऊपर कुछ लिख भी दे रहे थे। जैसे वो क्या लिखते थे, इसका एग्जाम्पल, दिस इज द वे, देखो यही रास्ता है, वॉक ये इन इट, जो भी इधर से जा रहे हो वो इसी पे चलते रहे। और फियर ये नॉट लिटिल फ्लॉक, डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी कठिनाई है। देयर वर अ स्क्विल्स ऑफ अप्रिसिएशन एज द मैसेजेस वर ट्रांसलेटेड टू द यंग वंस। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वे क्यूरियस थे कि आखिर क्या लिखा जा रहा है, और जब उन्हें बताया गया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो वे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और काफ़ी खुश थे। उन्हें लग रहा था ये बिल्कुल सही है, यही रास्ता है, इसी पे चलते रहना है, और ये जो कठिनाइयाँ हैं वो छोटी हैं, डरने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज ए न्यू कंट्री टू ग्लैडिस। अब जहाँ से वो गुजर रहे थे वो रास्ते और वो जगह ग्लैडिस के लिए अजनबी थी। बट सी न्यू दे वर हेडिंग साउथ बाय द डायरेक्शन ऑफ द सन। लेकिन वो इतना कंफर्म थी, दिन में निकलने वाले सन की मदद से वो ये इतना कंफर्म कर पा रही थी कि वे लोग लगातार साउथ डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और साउथ डायरेक्शन में ही आगे बढ़ने पे उन्हें येलो रिवर तक पहुंचना था। दे वर थर्स्टी प्रैक्टिकली ऑल द टाइम, फॉर द सन वॉज हॉट एंड वेल्स वर ओनली टू बी फाउंड इन द विलेजेस। पूरे सफर के दौरान लगातार उन्हें प्यासा ही रहना पड़ रहा था, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, धूप बहुत तेज थी, और कुएं, पानी पीने के लिए जो कुएं होते हैं वो रास्ते में तो कहीं मिल ही नहीं रहे थे। कुएं की तलाश में उन्हें किसी न किसी गांव के अंदर जाना पड़ता। आफ्टर द हैवी वेट माउंटेन्स मिस्ट्स each morning they would gather around any drip from the rocks and moisten their tongues. पानी पीने के लिए बस उनके पास एक ही रास्ता था, रात में गिरने वाली जो ओस होती थी या बर्फ की छोटी छोटी बूंदें होती थी, उन्हें इकट्ठा करके और उन्हीं से किसी तरह से अपने मुंह को गीला रखना, यानी थोड़ा बहुत पानी जो बूंद बूंद करके मिलता था, बस उसी के सहारे वे लोग आगे बढ़ रहे थे। द मिलेट वॉज यूज्ड अप नाउ। खाने के लिए जितना भी मिलेट उनके पास था वो सबके सब समाप्त हो गए थे। एंड द कैरियर वेंट बैक टू हिज विलेज। और मिलेट जब खत्म हो गए थे तो जो दो कैरियर थे उनके साथ साथ खाने की वस्तुएं उठा के चल रहे थे, वे लोग अपने अपने गांव वापस लौट गए। दे हैड नो मोर फूड। अब ग्लैडिस और उसके साथ के बच्चों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। एंड द माउंटेन्स स्ट्रेच्ड अहेड ऑफ देम। और अभी ऊंचा माउंटेन उनके सामने खड़ा था, वाइल्ड एंड बैरन। बैरन का मतलब बिल्कुल घास या पेड़ पौधों से रहित।
जहाँ खाना वाना मिलने, फ्रूट फ्रूट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। विथ फ्यू प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन, हाँ, जहाँ तहाँ रहने वाले छोटे छोटे गांव नजर आ रहे थे, एक दो घर नजर आ रहे थे। ऑफन वेन दे क्लाइम्ड ओवर, और अक्सर हाँ, जब वे लोग उन माउंटेन के ऊपर चढ़ते, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे चढ़ते हुए उनका सामना हो रहा था स्टीप स्लोप्स से। ऐसे स्लोप्स जो कि बिल्कुल स्टीप थे, कहने का मतलब ऐसी ढलान जो कि बिल्कुल खड़ी थी, जिस पे ऊपर चढ़ना भी मुश्किल हो और नीचे उतरना भी मुश्किल हो। दैट दे हैड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन डाउन द माउंटेन साइड। तो वैसे कंडीशन में वे लोग ह्यूमन चेन बनाना पड़ता था उन लोगों को, यानी एक आदमी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ करके और तब नीचे की ओर बढ़ता था। एंड पास द यंगर चिल्ड्रेन डाउन फ्रॉम हैंड टू हैंड, और छोटे छोटे जो बेहद छोटे बच्चे थे उनके हाथ पकड़ पकड़ के और उन्हें नीचे उतारा जाता था, यानी उनके लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। Often Gladys tried to rally them with a hymn, and when they reached a level patch of ground, they would all march bravely along singing the chorus. पूरे सफर के दौरान लगातार यही हो रहा था कि जब मुश्किल रास्ते होते तो कोई उन्हें इनर्जेटिक बनाने वाला, जोश भर देने वाला कोई न कोई कविता सुना सुना करके, और ग्लैडिस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। और जब लेवल्ड ग्राउंड होता, यानी मैदान होते, तो वे बच्चे खुद ही गाते हुए, उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते जाते। बिटवीन देम द ओल्डर चिल्ड्रेन एंड ग्लैडिस वर कैरिंग प्रैक्टिकली ऑल द बेडिंग नाउ। और अब वे जो कैरियर थे वो तो गांव वापस चले गए थे, तो अब जो ग्लैडिस थी और कुछ जो थोड़े बड़े बच्चे थे वही सबकी बेडिंग को उठा के चलने का काम भी कर रहे थे। एंड ऑफन दे वुड गिव वन ऑफ द 5 or 6 year olds ए पिक ए बैग राइड फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। हाँ, खेल खेल में वो कोई हल्का फुल्का सामान किसी 6-7 ईयर ओल्ड बच्चे को थमा देते, उससे उनका एंटरटेनमेंट भी होता और थोड़ी दूर तक वो सामान को लेके भी चलते। 7 nights out from Yangcheng found them camped in the heart of mountainous region unknown to her। 7 रात बीतने के बाद वे लोग चलते हुए एक माउंटेनियस रीजन में पहुंच गए, और वो इलाका ऐसा था जिसके बारे में ग्लैडिस कुछ भी नहीं जानती थी। दे हैड फाउंड अ स्मॉल ट्रेल विच लेड साउथवर्ड, और वहां एक पतला सा रास्ता मिला जो कि साउथ डायरेक्शन में जाता था। इट वॉज नॉट एट डार्क बट एवरीवन वॉज टू एग्जॉस्टेड टू मूव फार्दर। उस जगह के पे पहुंच के वे लोग रुक गए। हालांकि रात का अंधेरा अभी नहीं हुआ था, लेकिन हर कोई इतना ज्यादा थका हुआ था कि वे लोग आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थे। द थिन homemade clothes shoes which everyone wore were practically all worn out। और कपड़ों के बने हुए पतले पतले सोल वाले, घरों में खुद बनाए गए पतले पतले सोल वाले कपड़ों के जो जूते थे जो सब लोग पहन के चल रहे थे, वे लगभग फट चुके थे। द बिग गर्ल्स फीट वेयर कट एंड ब्लीडिंग। जो बड़ी लड़कियां थीं उनके पैर कट गए थे और उनसे खून निकल रहा था। सोच लो कि कितना मुश्किल सफर था। एवरीवन वाज फिल्दी। हर कोई बेहद थका हुआ था। कवर्ड विद डस्ट एंड डर्ट। सब सिर से पैर तक धूल से भरे हुए थे। दे हैड नो फूड। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था। ग्लैडिस रेज्ड देयर हेड टू स्कैन द पार्टी लाइंग इन अ हडल्ड ग्रुप अंडर द रॉक्स। ग्लैडिस ने अपने सिर को ऊपर उठा करके और द पार्टी लाइंग इन द हडल्ड ग्रुप अंडर द रॉक्स। ग्लैडिस ने अपना सिर उठा करके और स्कैन किया जो ग्रुप उन्हें नजर आ रहा था। स्कैन करने का मतलब ध्यान से देखना। सी डिड नॉट लाइक व्हाट सी सॉ। लेकिन देखते देखते जो कुछ भी अचानक उनकी नजर में आ गया वो बिल्कुल ही घबरा देने वाला था।
Unless they received food and help very soon, she was afraid of what might happen to them. साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अगर उन्हें मदद नहीं मिली और खाने के लिए कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं हुआ, सी वॉज अफ्रेड, तो उसे पता था कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। क्या कुछ होने वाला का मतलब है कि जितने भी लोग सफर में साथ थे, भूख से वे सब के सब मारे जाने वाले थे। सडनली सी शॉ तेह एंड लियांग, who was who were still acting as forward scout running back toward her. अभी वो अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसने देखा कि तेह और लियांग, जो अभी तक फॉरवर्ड स्काउट की एक्टिंग कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, रनिंग बैक टुवर्ड्स हर, वे दौड़ करके और ग्लैडिस की तरफ आ रहे थे। दे वर शाउटिंग समथिंग विच सी कुड नॉट हियर, दूर से वे लोग कुछ चिल्लाते हुए आ रहे थे, लेकिन वो उसके शब्द, उन दोनों के शब्द ग्लैडिस को सुनाई नहीं पड़ रहे थे। बट देयर ऑब्वियस एक्साइटमेंट प्रीसेज्ड डेंजर, लेकिन उन लोगों के चेहरे पे जो एक्साइटेशन दिख रहा था, उनकी जो इशारे थे, उससे साफ क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था कि वे लोग किसी न किसी डेंजर के बारे में बता रहे हैं। मैन दे साउटेड, उन लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, देखो वहां आदमी हैं, सोल्जर्स, कुछ अजनबी हैं, सोल्जर्स हैं। ग्लैडिस फ्रोज इन अ मोमेंट ऑफ पैनिक, एक क्षण के लिए तो ग्लैडिस जहां की तहां जम सी गई। सी पुट हर विसल इनटू हर माउथ टू ब्लो प्री अरेंज्ड सिग्नल फॉर द चिल्ड्रेन टू स्कैटर, उसने अपना विसिल लगाया, विसिल निकाला और मुंह से लगा के उसे बजाने ही वाली थी, जो कि विसिल का बजना बच्चों के लिए सिग्नल होता कि वे लोग इधर उधर बिखर जाएं, बट सी डिड नॉट ब्लो इट। विसिल बजा करके वो बच्चों को अलर्ट करना चाहती थी, उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाने के लिए सिग्नल देना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गई। इफ दे स्कैटर्ड इनटू दिस वाइल्ड टेरेन दे माइट ऑल बी लॉस्ट, उसने सोचा कि अगर ये लोग यहाँ बिखर जाएंगे इस अजनबी स्थान पे, तो वो बिल्कुल ही खो जाएंगे, एंड वुड स्टार्व और डाई इन विल्डरनेस, और उसके बाद या तो भूखों या किसी और वजह से इस अजनबी इलाके में मारे जाएंगे। एंड देन एज द बॉय stumbled towards her, she saw men in uniform rounding a buttress of rock down the valley, and with a gasping sigh of relief realized that they were nationalist troops. तभी वो एंड देन एज द बॉयज स्टम्बल टुवर्ड्स हर, सारे बच्चे उसकी ओर देख रहे थे और धीरे धीरे उसी की तरफ इकट्ठे होते जा रहे थे। तो उसने देखा कि वे सारे लोग जो कि यूनिफॉर्म में हैं और उस रॉक के चारों तरफ जहां वो लोग जहां वे लोग खड़े थे, ग्लैडिस और उनकी टीम, उसके चारों ओर जो इकट्ठे होते जा रहे थे, नजदीक आने पे ग्लैडिस ने संतोष की, राहत की सांस ली, क्योंकि वे लोग दुश्मन के ट्रुप्स नहीं थे, दुश्मन सोल्जर्स नहीं थे, ये नेशनलिस्ट सोल्जर्स थे, यानी कि इनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं था। द चिल्ड्रेन हैड साइटेड देम ऑल्सो, बच्चों ने भी उन्हें देख लिया था। देयर टायर्डनेस फेल अवे एंड दे बाउंडेड ओवर द रॉक्स टू ग्रीट न्यू कमर्स, उनके जो टायर्डनेस थे, बच्चे जो थके हुए थे, अपने थकान के बारे में वो भूलने लगे और उस चट्टान के चारों ओर इकट्ठे होने लगे, जिसमें कि आने वाले सोल्जर्स का स्वागत कर सके। ग्लैडिस विद द गर्ल्स एडवांस्ड मोर स्लोली, ग्लैडिस जो कि उन लड़कियों के साथ थी, वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एज सी वॉक्ड सडनली heard the sound she dreaded more than any other, और आगे बढ़ते हुए अचानक जो उसने साउंड सुना, वो किसी भी दूसरे साउंड से ज्यादा भयानक महसूस हुआ। इसी साउंड से तो वो हमेशा डरती थी, द नॉइज ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, और ये जो साउंड था वो किसका था? ये था
एयरक्राफ्ट इंजन, हवाई जहाज, उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज के इंजन के साउंड थे। विद अ थंडर ऑफ साउंड दैट इकोड थ्रू आउट द वैली, और अपनी गरजदार आवाजों से वो पूरे वैली को गूंजा रहे थे, यानी उसकी आवाज गूंज रही थी पूरी पूरी वैली में। टू जापानीज फाइटर्स टोर थ्रू अ क्लेफ्ट इन द माउंटेन्स, दो जापानीज फाइटर्स, दो जापानीज फाइटर जेल वहां दिखाई पड़े उन्हें माउंटेन्स के ऊपर, एंड हॉर्टल्ड अक्रॉस देयर हेड्स, और वे सब के सब उनके सिर के ऊपर से गुजरते चले गए। ऑल्दो they must have been hundreds of feet up, their sudden appearance, the abrupt bull roar of their engines, sent a shock wave of panic through everyone in the valley. हालांकि वो नीचे उनके सिर के ऊपर से गुजरने वाले वे जो एरोप्लेन्स थे वो काफ़ी ऊंचे थे, काफ़ी ऊंचाई से गुजर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो गरजदार आवाज़ थी उसकी वजह से ये लोग अभी भी डर महसूस कर रहे थे। ये वीडियो भी पूरे लेसन को कंप्लीट नहीं कर पाया, हम लोग थर्ड पार्ट भी बनाएंगे और देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस